नमस्कार। आज की क्लास में हम जनरल साइंस का टॉपिक लेंगे तापमान और ऊष्मा। इस टॉपिक को पूरा एनसीईआरटी बुक्स के आधार पर तैयार किया गया है और ये आपकी जो है थ्योरी क्लास होगी। और इस क्लास के बाद आपको इसी से संबंधित एमसीक्यूज जो हैं, जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, उनको व्याख्या सहित हल करवाया जाएगा। तो देखिए इस क्लास को आप आराम से। टॉपिक का नाम है आपका ताप और ऊष्मा। इसमें हम जो सब टॉपिक्स लेंगे वो है ताप और ऊष्मा का अभिप्राय, यानी इनकी परिभाषाएं देखेंगे जो इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है तापमापी, यानी थर्मोमीटर पढ़ेंगे। तीसरा है ऊष्मा का संचरण। तो 3 टुकड़ों में इस टॉपिक को पढ़ा जाएगा और उसके बाद जो है इससे संबंधित एमसीक्यूज की क्लास आपकी ली जाएगी। इसमें देखिए पहला जो शब्द है क्या है, ताप और ऊष्मा। इन दोनों में जो बेसिक अंतर है वो आपको बताया जा रहा है। इन दोनों के अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं, दोनों को एक ही मान लेते हैं कि तापमान और ऊष्मा एक ही चीज है। ताप जो है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर, और ऊष्मा जो है इंग्लिश में कहलाता है हीट। इनमें अब बेसिक अंतर जो है देखिए, जो आपको एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कि ताप क्या है। वस्तु जो है, कोई भी वस्तु की उष्णता या शीतलता का माप, यानी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसका जो माप है उसे हम क्या कहते हैं, तापमान। इंग्लिश में ये लाइन आती है डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी किसी भी वस्तु की उष्णता या शीतलता का जो नाप होता है उसे हम क्या कहते हैं, तापमान। जैसे आपने देखा होगा कि 58 डिग्री सेल्सियस है, 58 डिग्री सेल्सियस यानी बहुत गर्म है कोई वस्तु, तो ये भी तापमान है। और -2 डिग्री सेल्सियस है तो ये भी तापमान है। -2 जो है वस्तु की शीतलता का ताप हो जाएगा और या माप हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं जो 58 है या 100 डिग्री सेल्सियस है वो उष्णता का माप हो जाएगा। तो यहाँ से आपको परिभाषा पता चली कि वस्तु की या पदार्थ की उष्णता या शीतलता का जो माप है उसे हम क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। अब ताप को कैसे कैसे नापा जाता है, ताप के लिए अलग अलग पैमाने हैं। एक तो है डिग्री सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन और चौथा है र्यूमर। 4 स्केल ध्यान रखनी है। र्यूमर ज़्यादा काम नहीं आता, फिर भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि र्यूमर जो स्केल है वो किसका है, तापमान का। इससे क्या नापा जाता है, तापमान। यहाँ ध्यान रखना है, यदि आपसे पूछा जाए कि तापमान का एसआई मात्रक बताइए, तो एसआई मात्रक हमें ध्यान रखना है केल्विन। इसमें डिग्री सेल्सियस नहीं लगाना है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो तापमान का माप है वो कौन सा याद रखते हैं, डिग्री सेल्सियस काम में लेते हैं। तो एसआई मात्रक भी आप क्या टिक लगा देते हो, डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि केल्विन जो है इसका क्या मात्रक है, एसआई मात्रक है। अब इसी में अगली चीज़ है ऊष्मा। ऊष्मा क्या चीज़ है, इंग्लिश में बोल रहे हैं हीट। ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाती है, या ऊर्जा का प्रवाह है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कब जाएगा, जब उनके तापमान में अंतर रहेगा। तो यहाँ आप चित्र में देखिए, आपको बता रखा है एक वस्तु ए है और दूसरी वस्तु बी है, दोनों के तापमान में अंतर है। वस्तु ए जो है इसका तापमान है 120 डिग्री सेल्सियस और बी वस्तु है उसका तापमान कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। दोनों के तापमान में अंतर है। दोनों वस्तुओं को यदि टच करेंगे तो वस्तु ए से बी की तरफ कुछ जाएगा, और जो भी प्रवाह हो रहा है वो ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है। तो ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो दो वस्तुओं में कब प्रवाहित होगी, जब उनके तापमान में अंतर होगा। इसका सिंपल सा उदाहरण देख सकते हैं आप। सर्दियों में आपने देखा होगा कि हम लोहे की चेयर को हाथ लगाते हैं तो वो ठंडी लगती है हमें। तो लोहे की चेयर जो है आपको क्यों ठंडी लग रही है, कुर्सी या टेबल की बात कर रहे हैं, तो आपके हाथ का तापमान, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना बना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और बहुत ही ठंड पड़ रही है बाहर, तापमान जो है वातावरण का माइनस में जा रहा है, तो मान लीजिए इस टेबल का तापमान भी -2 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको यदि आप टच करोगे तो ये जो दो वस्तु हैं दोनों के तापमान में अंतर है, इधर 37 डिग्री सेल्सियस और इधर कितना है, -2। तो अंतर होने पे जिस वस्तु का तापमान ज्यादा है और जिसका कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ एक प्रकार की ऊष्मा या ऊर्जा जाएगी, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा। अब ये ऊष्मा कब तक जाएगी, ये ऊष्मा तब तक जाएगी जब तक दोनों का तापमान बराबर नहीं हो जाता, यानी 37 से तो कम होता जाएगा और ये -2 जो है वो बढ़ता जाएगा। मान लीजिए दोनों का तापमान बीच में आके कितने पे रुक गया, 10 डिग्री सेल्सियस पे, इसका भी 10 हो गया और इसका भी 10। तब इस ऊष्मा का प्रवाह क्या हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन आपको अंतर समझ में आएगा यहाँ कि तापमान तो क्या है, वस्तु की उष्णता और शीतलता का माप, और ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कब जाएगी, क्या शर्त होनी चाहिए, तापमान में अंतर होना चाहिए। दूसरी एक शर्त और ध्यान रखनी है इसमें,
ये जो ऊष्मा का प्रवाह है ये तब होगा जब वस्तु ऊष्मा का क्या होगी, सुचालक होगी, तभी ऊष्मा का प्रवाह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएगा। इस केस में तो हो रहा है, लेकिन यहीं पे आप देख लीजिए, यदि सर्दियों में यहाँ इस लोहे की कुर्सी की बजाय क्या होती, लकड़ी की कुर्सी, तो ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता और आपको लकड़ी की कुर्सी ठंडी नहीं लगती। उसका कारण है क्योंकि लकड़ी जो है वो ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। इसके अलावा आप और देख सकते हैं, जो हमारे घर में खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उसमें जो हैंडल है वो आपके या तो प्लास्टिक या फिर किसका बनाया हुआ है, लकड़ी का बनाया हुआ है। तो लकड़ी ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। तो जो आपकी जो चीजें गर्म हो रही है उसकी ऊष्मा आपके हाथ तक नहीं आती है। तो इसमें ध्यान रखना है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तब जाती है जब तापमान में अंतर होता है, और दूसरी शर्त है कि वो वस्तुएं ऊष्मा का क्या होनी चाहिए, सुचालक होनी चाहिए। और ये कब तक जाएगी, जब तक इनका तापमान का जो अंतर है वो खत्म नहीं हो जाता। जैसे ही इन दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा, जो ऊष्मा का प्रवाह है वो रुक जाता है। अब ऊष्मा जो है ऊर्जा है, तो ऊर्जा किसमें नापी जाती है, जूल में। ऊर्जा का एक नाप और होता है सीजीएस मात्रक, वो कौन सा है, कैलोरी। अब ये दो दो तीन तीन मात्रक कैसे हैं, ध्यान रखिए। जैसे आप देखते होंगे लंबाई जो है, लंबाई मीटर में भी नापी जाती है, लंबाई को हम सेंटीमीटर में भी नापते हैं। तो उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि ऊर्जा को आप जूल में भी नाप सकते हो और किस में नाप सकते हो, कैलोरी में। और टेम्परेचर जो है, तापमान, उसके कितने मात्रक हैं, 4, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। तो ये ध्यान रखेंगे, इन दोनों में बेसिक अंतर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे टॉपिक देखते हैं हम। अगला है इसमें ऊष्मा के मात्रक। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऊष्मा के जो मात्रक हम देख रहे हैं, जूल और कैलोरी, उनसे संबंधित कुछ आंकड़े हैं। एसआई मात्रक यदि आपसे ऊष्मा का पूछा जाए, तापमान का एसआई मात्रक अभी बताया था कौन सा है, केल्विन, और ऊष्मा का एसआई मात्रक पूछा जाए तो जूल। और जूल सभी प्रकार की ऊर्जाओं का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक होता कौन सा है, जूल। ऊर्जा जो है, ऊर्जा को आप किस में बदल सकते हो, कार्य में। एनर्जी किस में बदली जाती है, वर्क में बदली जाती है। तो वर्क जो है या कार्य है, उसका मात्रक भी आपको क्या मिलेगा, जूल मिलेगा। और एसआई मात्रक पूछे भी तो भी कौन सा आएगा, जूल। सीजीएस मात्रक की बात करें तो सीजीएस मात्रक कौन सा है, कैलोरी है। तो ये दो चीजें तो आपको पता चली। अब इन दोनों में आपसे क्या पूछा जाता है, रिलेशन पूछा जाता है कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, ये एक जूल में कितनी कैलोरी होती है। ये सिंपल चीज इस तरीके से है, अभी बताया आपको कि जैसे लंबाई है, लंबाई को आप मीटर में भी नाप रहे हो और किस में नाप रहे हो, सेंटीमीटर में भी। तो दो मात्रक हो गए लंबाई के। फिर इन जो मात्रक हैं इनके बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है। तो आप ऐसे लिखते हो कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। एक आप देख रहे हैं लंबाई या दूरी जो है उसको किलोमीटर में भी नापा जाता है। तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। यानी एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं और उनमें आपस में रिलेशन होता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि जूल में कितनी कैलोरी है या कैलोरी में कितने जूल है। तो यदि पूछा जाए कि एक कैलोरी जो है कितने जूल के बराबर होती है, तो इसमें ध्यान रखना है 4.186 जूल के बराबर होती है, या फिर इसको राउंड ऑफ करके याद रखते हैं 4.2 जूल के बराबर। फिर भी कंपटीशन के हिसाब से आप पूरे पॉइंट तक याद करके जाइए। 4.18 जूल जो है 1 कैलोरी के बराबर होता है। विपरीत पूछा जाए कि 1 जूल के अंदर कितनी कैलोरी है, तो 1 जूल के अंदर 0.24 कैलोरी है, या 0.24 करके याद कर लीजिए। एक आपको ध्यान रखना है, 1 किलो कैलोरी, आपने 1 कैलोरी में तो जूल याद कर लिए। अब पूछा गया 1 किलो कैलोरी, ये किलो आए तो इस किलो से कभी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि किलो का मतलब, 1 किलो का मतलब है 10 की घात 3। जैसे आपसे पूछा गया कि 1 किलोमीटर में मीटर बताओ, तो इस किलो की जगह क्या लिखना है, 1000, 10 की घात 3 मीटर। 1 किलोग्राम में ग्राम बताओ, तो 10 की घात 3 यानी 1000 ग्राम है। अब इसमें कहा गया है कि 1 किलो कैलोरी में कितने जूल हैं, तो 1 कैलोरी में कितने जूल हैं ये तो हमें ध्यान है, अभी पढ़ा है 4.186। इस किलो को हटाना है और क्या लगाना है, गुणा 10 की घात 3, यानी सेम वैल्यू है, सिर्फ किलो का मतलब होता है 10 की घात 3, इतने जूल है। एक यूनिट और होती है ऊष्मा की, जिसका नाम है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इस ब्रिटिश थर्मल यूनिट में ये और बड़ी यूनिट है, इसमें कितनी कैलोरी होती हैं, 252 कैलोरी होती हैं। ये सब एनसीईआरटी के आंकड़े हैं, इसलिए क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, इनको अच्छे से आपको याद करना है। 1 मिनट में वापस देख लीजिए क्या क्या पढ़ा आपने, कि ऊष्मा के मात्रक बताइए। इससे पहले हमने
किसके मात्रक पढ़े हैं? तापमान के। तापमान के मात्रक को भी आगे विस्तार से पढ़ेंगे, किस प्रकार से डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में चेंज होता है, केल्विन में चेंज होता है, वो पूरे फॉर्मूले उसमें पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं ऊष्मा के मात्रक। और क्या पढ़ा था कि तापमान और ऊष्मा बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तापमान क्या है? वस्तु के उष्णता या शीतलता का माप। और ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कब जा रही है, जब तापमान में क्या है? अंतर। और ऊष्मा के जो मात्रक हैं कौन से हैं? जूल और कैलोरी। ऐसा ही मात्रक कौन सा है? जूल। और इनके बीच में रिलेशन याद किया कि एक जूल में जो है कितनी कैलोरी, एक कैलोरी में कितने जूल हैं? तो 4.186। और फिर हमने पढ़ा कि एक जूल में कितनी कैलोरी है? तो 0.24। उसके बाद ध्यान रखना है इसमें एक किलो कैलोरी पूछी जाए तो जो ऊपर वाली यूनिट याद कर रखी है उसी में किलो का मतलब है 10⁻³ से गुणा करना है। लास्ट वाला कौन सा है? एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में कितनी कैलोरी है? तो 252 जो है कैलोरी इसके अंदर है। अगला देखिए, इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बुक में है आपकी। एक कैलोरी जो है, एक कैलोरी की यदि परिभाषा पूछ ली जाए कि एक कैलोरी क्या होता है, तो आपको परिभाषा देनी है कि आपने 1 ग्राम जल लिया और उसका तापमान आपको कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। उसके लिए उस जल को आपने जो भी ऊष्मा दी है वो ऊष्मा कितने के बराबर होगी? 1 कैलोरी के बराबर। तो इस तरीके से आपकी 1 कैलोरी की परिभाषा आ रही है। वापिस देख लीजिए, 1 ग्राम जल लेना है और उसका तापमान कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस। अब उसका तापमान कितना ही हो सकता है? मान लीजिए उसका तापमान आपके पास शुरू में था 24 डिग्री सेल्सियस और आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, यानी कितना? 25 करना है। जल 1 ग्राम था और तापमान उसका था 24 से 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, यानी 25 करना है। इतना सा तापमान बढ़ाने के लिए जो भी ऊष्मा आपने उस जल को दी है वो कितने के बराबर होती है? 1 कैलोरी के बराबर। तो 1 कैलोरी की परिभाषा ये है। उसके बाद है, अगर आए एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, तो ये इससे थोड़ी सी अलग है। यहाँ फिर बात वही रहेगी कि जल तो कितना लेना है? 1 ग्राम, लेकिन टेम्परेचर फिक्स है। उस जल का तापमान कितना होना चाहिए? 14.5 डिग्री सेल्सियस। और 14.5 से उसको कितना करना है? 15.5। यहाँ पे बढ़ाना तो 1 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन टेम्परेचर स्पेसिफिक कर दिया है कि 14.5 से कहाँ तक? 15.5 तक बढ़ाने के लिए जितनी भी ऊष्मा लगेगी उस ऊष्मा को कहा जाता है एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी। तो एक कैलोरी अलग चीज है, एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी अलग चीज है। और इसमें अलग में क्या है? सिर्फ कि यहाँ टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया। अगला है, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है इसकी परिभाषा पूछी जाए तो जल कितना लेना है? 1 पौंड। और 1 पौंड जल जो है उसका तापमान 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाना है। 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए, 1 पौंड जल का तापमान 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जो भी ऊष्मा लगेगी उसे कहा जाता है एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो यहाँ आपकी सभी की परिभाषाएं आ चुकी हैं, एक कैलोरी की, एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी की, और एक आपको बताया है यहाँ पे एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट की। तो ये जो दोनों आपकी स्लाइड है इन दोनों में ये आंकड़े हैं, ये याद रखने हैं आपको। अब बात करते हैं हम ऊष्मा के प्रभाव की, यानी किसी भी पदार्थ को जब ऊष्मा या हीट दी जाती है तो क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहला दे रखा है आपको कि भौतिक परिवर्तन हो सकते हैं। दूसरा कौन से परिवर्तन हो सकते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो ये चीजें हम हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं, भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं। आपने देखा होगा हम रसोई में खाना पका रहे हैं तो खाना पकाते समय जो भोजन है उसके स्वाद में, कच्चे खाने में और पके हुए खाने में स्वाद में आपको अंतर मिलेगा। यानी कैसा परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। भौतिक परिवर्तन भी आप देखते होंगे, भौतिक परिवर्तन यानी अवस्था चेंज हो रही है। तो ये सारी चीजें अब यहाँ पढ़ेंगे हम कि पदार्थ में सबसे पहली बात तो यदि ऊष्मा दी जाएगी तो तापमान में परिवर्तन होगा। ऊष्मा दे रहे हैं तो तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यदि ऊष्मा उसमें से निकल रही है तो तापमान क्या हो सकता है? घट सकता है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा इसमें ध्यान रखना है, आयतन की बात करें, ऊष्मा देने पे आयतन हमेशा बढ़ता है, यानी वो जगह ज्यादा घेरता है। इसमें सिंपल सा उदाहरण ध्यान रखेंगे, हम दूध को उबालते हैं तो उबालने पे जो है उसमें उफान आ रही है और आप देख रहे हो वो जगह क्या कर रहा है? ज्यादा घेर रहा है। तो उसका आयतन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस आयतन बढ़ने वाले में हम एक बाद में आगे और पढ़ेंगे, जल का असामान्य ऊष्मीय प्रसार। असामान्य ऊष्मीय प्रसार में ये पढ़ेंगे कि सभी वस्तुएं तो तापमान या ऊष्मा देने पे क्या होती हैं? फैल रही हैं, लेकिन जल के साथ 4 डिग्री सेल्सियस तक थोड़ा अलग व्यवहार करता है, उसको आगे देखेंगे। अगला देखना है, अवस्था चेंज हो जाती है। अवस्था के लिए भी डिटेल पूरी अगली स्लाइड में है। सिंपल सा उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए बर्फ है,
बर्फ किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। और ठोस अवस्था में जो बर्फ है उसको यदि हम ऊष्मा देते हैं तो बर्फ किस में बदल जाती है? जल में बदल जाता है। यानी ये ठोस से किस अवस्था में आ गया? द्रव अवस्था में। और इसको यदि आपने और ऊष्मा दी और गर्म किया तो ये किस में बदल जाएगा? वाष्प में। तो ये कौन सी अवस्था आ गई? गैसीय अवस्था। तो अवस्थाएं चेंज हो रही हैं किसकी वजह से? ऊष्मा की वजह से। रंगों में भी परिवर्तन होता है। उसके बाद आगे देखें, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध जो है, विद्युत तापमान बढ़ाने से, ऊष्मा बढ़ाने से विद्युत प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कोई भी चालक तार है उसमें जो है विद्युत धारा बह रही है, इस चालक तार के खुद के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि आपने ऊष्मा बढ़ा दी, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हैं, तो ऊष्मा बढ़ा दी तो ये जो है गतिज ऊर्जा इनमें प्रदान हो जाती है और गतिज ऊर्जा के कारण यहाँ पे जो है डिस्टरबेंस ज़्यादा आता है और ये जो विद्युत धारा को रोकने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो तापमान बढ़ाने से विद्युत का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। अगला देखिए, विलायक की विलयन क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। अब विलायक किसे कहते हैं? जब भी हम कोई घोल बनाते हैं उसे सॉल्यूशन ये क्या कह रहे हैं? विलयन। इसमें दो चीजें होती हैं, जो चीज मिलाई जा रही है कम मात्रा में वो तो है विलेय, जिसमें मिलाई जा रही है वो है विलायक। अब इसमें उदाहरण लीजिए, जैसे आप चीनी को पानी में घोल रहे हैं। चीनी को किस में घोला जा रहा है? पानी में घोला जा रहा है। यदि आप ठंडे पानी में घोल रहे हैं तो उसको घोलने में क्या हो रहा है? टाइम लग रहा है। लेकिन पानी को यदि गर्म कर दिया जाए, उसको ऊष्मा दे दी जाए, तो ये चीनी आसानी से पानी में घुल जाती है। उदाहरण देखते हैं, आप चाशनी बनाते हैं तो उसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीनी जो है पानी के अंदर घुल जाए। यानी विलायक की जो विलयन क्षमता है, घोलने वाली क्षमता है, वो ऊष्मा देने पे क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो ये आपके क्या है? ऊष्मा के प्रभाव हैं। इनको एक एक करके अभी पहला पढ़ेंगे हम, भौतिक, ये अवस्था वाला परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन। डिटेल से देखते हैं इसको। अवस्था परिवर्तन और क्या देख रहे हैं? गुप्त ऊष्मा। अब देखिए, सामान्यतः पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब इसमें उदाहरण लेंगे हम जल का। जल तीनों अवस्था में आपको मिल जाएगा। ठोस अवस्था में मिलता है, क्या बोल रहे हैं? बर्फ। द्रव अवस्था में क्या है? जल। और गैसीय अवस्था में क्या कहलाता है? वाष्प। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को क्या क्या नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए बर्फ जो है किस में बदल रही है? जल में, तो इसे कहा जाता है गलन, पिघलना। और जल किस में बदल रहा है? बर्फ में जम रहा है, तो इसे बोलते हैं हिमीकरण। इंग्लिश में बोल देते हैं फ्रीजिंग। अगला ध्यान रखना है, जल को गर्म किया और किस में बदल दिया? वाष्प में। वाष्प में बदलना कहलाता है वाष्पन, या एक नाम और होता है क्वथन, और इसी क्वथन को इंग्लिश में कहा जाता है बॉइलिंग। अगला है इसमें, भाप वापस किस में बदलती है? जल में। भाप वापस जल में बदलते हुए आपने देखा होगा, पतीले में पानी गर्म कीजिए और उस भाप के ऊपर यदि हम ढक्कन लगा देते हैं तो ढक्कन के नीचे जो है पानी की बूंदें बनी हुई होती हैं। तो उसमें ध्यान रखना है कि वो भाप किस में बदल जाती है? पानी में वापस बदल रही है। तो वाष्प वापस जल में बदल रहा है। ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है संघनन। इंग्लिश में इसे कहा जाता है कंडेंसेशन। तो ये कितनी परिवर्तन याद किए? गलन, हिमीकरण, वाष्पन और कौन सा है? संघनन। एक केस और होता है, कोई भी ठोस पदार्थ डायरेक्ट किस में बदल जाता है? गैस में। गर्म करने पे वो द्रव अवस्था में नहीं आता। और एक आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं उदर्वपातन। क्या कहा जाता है? उदर्वपातन, या इंग्लिश में कहा जाता है सब्लिमेशन। इसका उदाहरण आपको बताते हैं। आपने नाम सुना होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। है तो गैस लेकिन किस रूप में? ठोस रूप में। इसी को कहते हैं, इसका तापमान बहुत कम होता है, इसे कहा जाता है ड्राई आइस। ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ, सूक्ष्म बर्फ। क्योंकि ये आइस ठंडी तो है लेकिन इसमें पानी नहीं है, सूखी बर्फ है। इसको यदि गर्म किया जाए तो उदर्वपातन से डायरेक्ट ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। एक और बताते हैं उदर्वपातन का उदाहरण। ये हमारे दैनिक जीवन में हम देखते हैं, कपड़ों में हम कपूर की गोली रखते हैं, उसको हम इंग्लिश में कैम्फर भी कहते हैं। उसका रासायनिक नाम मिलेगा आपको नेफ्थलीन। इनमें से कोई सा भी नाम लिखा मिल जाए। ये गोलियां आप देखते हैं किस रूप में होती हैं? ठोस रूप में। कपड़ों में जब इनको रखा जाता है तो कुछ दिन बाद आप देखते हो
इन गोलियों की साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। यानी ये ठोस रूप से डायरेक्ट किस में बदल रही हैं, गैस में, और कपड़ों में इसकी पूरी महक हो जाती है। तो ये ठोस से गैस में डायरेक्ट बदलना कौन सा उदाहरण है, उदर्वपातन का। इसके अलावा एक प्रोसेस और होता है, वाष्प से डायरेक्ट किस में बदल सकता है, वाष्प बोल दीजिए, गैसीय अवस्था से डायरेक्ट किस में आ सकता है, ठोस अवस्था में। गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में यदि हम देखें तो इसको, इस प्रक्रिया को कहा जाता है दृढ़ीकरण। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितनी प्रक्रियाएं हो गई, गलन, हिमीकरण, वाष्पन, संघनन, उदर्वपातन और दृढ़ीकरण। अब आगे इसमें और इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये सबको पता है कि बर्फ जो है, पानी से बर्फ बनती है, तापमान कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और इस 0 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान को ही हम क्या बोलते हैं, हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु या बोल देते हो फ्रीजिंग पॉइंट। यानी बर्फ कितने पर जमती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, और पानी उबलता कितने पे है, पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 जो है वो कहलाता है क्वथनांक बिंदु। 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्या है, क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, इस पे भाप बन रही है। अब इनके विपरीत प्रश्न और देखिए कि जल जो है बर्फ में बना है, यानी बर्फ जमी कितने पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। उल्टा क्वेश्चन की बर्फ पिघलती कितने पे है। तो पिघलने वाला यदि आपसे पूछा जाए, यानी गलनांक बिंदु कितने पे गलेगी, तो इसका उत्तर भी आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ये अभी आपको समझाते हैं कि 0 कैसे है। यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे, पानी से भाप बन गई 100 डिग्री सेल्सियस पे, पानी को गर्म किया 100 डिग्री सेल्सियस पे तो भाप बन गई। भाप से वापस पानी बनाना है, यानी वो ढक्कन पे नीचे जो बूंदे लग रही हैं उसके लिए जो तापमान चाहिए वो भी कितना है, 100। और इस बिंदु को कहा जाता है संघनन बिंदु। अब ये किस तरीके से होता है, उसका उत्तर आपका आएगा इससे, गुप्त ऊष्मा से। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, देखिए इसमें ध्यान रखना है आपको। बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, उसको हमने थोड़ी सी ऊष्मा दी और क्या बन गया, जल बन गया। इस जल का तापमान नापा, ये भी कितना मिला, 0 डिग्री सेल्सियस। वो जो थोड़ी सी ऊष्मा दी थी उसका नाम रखा गया गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा इसलिए क्योंकि जब आप थर्मोमीटर लिए खड़े थे, इस बर्फ का तापमान नाप रहे थे, कितना है, 0। पानी का तापमान नापा, ये भी कितना आ रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस। जो ऊष्मा दी उसने टेम्परेचर को बढ़ाया ही नहीं है, उतना ही रहने दिया है। इस ऊष्मा ने सिर्फ एक काम किया है, और वो है अवस्था का परिवर्तन। अवस्था चेंज कर दी। जो ऊष्मा दी गई है उसने अवस्था परिवर्तन किया है, ठोस अवस्था से किस में ला दिया, द्रव अवस्था में। अब ये ऊष्मा आपको थर्मोमीटर के ऊपर दिखी नहीं, इससे संबंधित कोई टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं, इसलिए इस ऊष्मा को कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट यानी 0 पे ही पिघल गई। अब इसी में ऐसे याद रखिए, जैसे मान लीजिए आप पानी को ठंडा कर रहे हैं, पहले 25 डिग्री सेल्सियस पे था, फ्रिज में रखा गया, फिर 18 आया, फिर 20 आया, ऐसे 18, 15 ऐसे करते करते जैसे तापमान कम आता जा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर अभी क्या है, आपके पास पानी है। इसमें से थोड़ी सी और ऊष्मा निकाल दी, यानी गुप्त ऊष्मा माइनस कर दी, तो वही जल किस में बदल गया, बर्फ में। यानी गुप्त ऊष्मा निकालते ही 0 डिग्री सेल्सियस वाला जो पानी था वो 0 डिग्री सेल्सियस किस में बदल चुका है, बर्फ में। तो यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो गया। अब यहाँ देखा कि ये पिघलने वाला काम जो है, बर्फ जमने वाला काम, यानी कौन सा, हिमांक बिंदु, वो काम भी तो कितने पे हुआ है, 0 पे। पिघलने वाला काम जो है वो भी कितने पे हुआ है, 0 पे। यानी गलनांक और हिमांक बिंदु क्या हो गए, आपके बराबर हो गए। सेम केस कौन सा है आपका, बॉइलिंग वाला, उसमें ध्यान रखना है आपको कि जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे था, उबाल रहे हैं उसको, और तापमान नापा कितना है, 100। थोड़ी सी ऊष्मा दी और ये किस में बदल गया, भाप में, वाष्प में बदल चुका है। वाष्प का तापमान नापा तो वो भी कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अब ये जो थोड़ी सी ऊष्मा दी है, इसने तापमान को नहीं बढ़ाया, इसने सिर्फ ये अवस्था चेंज कर दी। ये थी द्रव अवस्था और ये कौन सी है, आपकी गैसीय अवस्था। खाली अवस्था चेंज की है, तापमान नहीं बढ़ाया है। और ये वाली ऊष्मा भी क्या कहलाएगी, गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा जो है तापमान को नहीं बढ़ाती, सिर्फ अवस्था को चेंज करती है। ऐसे ही विपरीत याद रखिए
कि वाष्प जो है उसको ठंडा करते आ रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस, 100 के बाद थोड़ी सी ऊष्मा और निकाल ली, आपको क्या मिल गया, जल मिल गया, यानी भाप से वापस पानी बन चुका है। ये भाप से जो पानी बनना है, भाप से पानी बनना क्या कहलाता है, संघनन। और पानी से भाप बनना क्या कहलाता है, क्वथन। दोनों काम हुए कितने पे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी क्वथनांक बिंदु और संघनन बिंदु दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इसलिए बताया गया आपको, क्योंकि ये तो याद रहता है बर्फ जमती 0 पे है, पानी उबलता कितने पे है, 100 पे। लेकिन विपरीत क्वेश्चन पूछ ले जाए कि बर्फ गलती कितने पे है, तो वही 0 डिग्री सेल्सियस पे, और भाप से वापस पानी कितने पे बनता है, तो ध्यान रखना है आपका संघनन बिंदु कितना आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। इस गुप्त ऊष्मा से संबंधित और क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही तो पानी था और 100 पे ही वाष्प है, लेकिन हाथ ज्यादा किससे जलता है और क्यों जलता है, तो भाप से हाथ ज्यादा जलता है, क्योंकि भाप में ये 100 तो दिख रहा है, अंदर ये और ऐड है, जल वाले में थोड़ी और ऐड हो चुकी है, और वो कौन सी है, गुप्त ऊष्मा, इसलिए भाप से हाथ ज्यादा जलता है, जबकि ये गुप्त ऊष्मा थर्मोमीटर पे आपको दिखाई नहीं देती। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है आपका, इसमें क्वेश्चन बनता है कि आपने देखा होगा पसीना आने के बाद, स्किन के ऊपर पसीना आने के बाद जब उड़ता है, पसीने के उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। ये वाष्पन नहीं है, वाष्पन और क्वथन जो है एक ही चीज है, इसे कहा जाता है बॉइलिंग। वाष्पीकरण होता है इवोपरेशन, इसमें ध्यान रखना है दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप पानी को उबाल रहे हो, 100 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर पहुंचा रहे हो उसमें पानी में, तो वो तो है बॉइलिंग, उबालना। लेकिन जैसे मान लीजिए आपने फर्श पे पोछा लगाया है और वो पानी हवा से उड़ गया धीरे धीरे, या फिर आपने कपड़े सुखाए हैं और वो पानी जो है उसमें से धीरे धीरे उड़ रहा है, वो प्रक्रिया चल रही है वाष्पीकरण। यानी 100 की जरूरत नहीं है, 100 से पहले पानी उड़ता है, वो तो है वाष्पीकरण। और फिक्स उबाल के पानी को वाष्प में बदला जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो कहलाता है आपका वाष्पन। अब यहाँ जो पसीना उड़ रहा है या कपड़े सूख रहे हैं, वो किस विधि से सूखते हैं, वाष्पीकरण विधि से। तो इसमें ध्यान रखना है, पसीना उड़ने के बाद हमें स्किन के ऊपर ठंडक महसूस होती है, टेम्परेचर शरीर का कम हो जाता है। उसका कारण है, जब पसीना उड़ेगा तो किस में बदल रहा है, पहले द्रव अवस्था में था, फिर कौन सी अवस्था में चला गया, वाष्प वाली में या गैसीय अवस्था में। इस अवस्था में जाने के लिए उसे कुछ ऊष्मा चाहिए थी, और वो ऊष्मा उसने किससे खींची, स्किन से खींची है। तो स्किन से यदि ऊष्मा खींची जाएगी तो स्किन का टेम्परेचर जो है, हमारी त्वचा का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए पसीने के वाष्पीकरण होने के बाद हमें ठंडक महसूस होती है। तो ये पूछा जाए तो आपको बताना है कि वाष्पीकरण के दौरान गुप्त ऊष्मा कहाँ से ली गई है, त्वचा से ली गई है। उसके बाद अगला देखिए, इसमें अगला है गलनांक को प्रभावित करने वाले कारक। गलनांक जो है अभी हमने पढ़ा, जैसे बर्फ कितने पे गल रही है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, दाब। यदि आप बर्फ की जो सिल्लियां उनको दबा दोगे तो उसका गलनांक बिंदु क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दाब से गलनांक बिंदु क्या होगा, कम होगा। दूसरा ध्यान रखना है, अशुद्धि मिलाने से भी गलनांक बिंदु कम होता है। अब अशुद्धि मिलाने से कैसे, इसका जो दैनिक जीवन में उदाहरण है वो आपको मिलता है कि बर्फ के अंदर नमक मिला दिया जाए, या फिर बुक में लिखा हुआ है शोरा मिला दिया जाए। नमक में कौन सा, साधारण नमक यानी NaCl। तो जो मिश्रण बनता है उसे बोलते हैं हिम मिश्रण। और हिम मिश्रण है जो है, इसका गलनांक बिंदु या हिमांक बिंदु, आप क्योंकि गलनांक और हिमांक बराबर ही होते हैं, कितना हो जाएगा, -22 डिग्री सेल्सियस। वैसे तो बर्फ का जो हिमांक बिंदु है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन नमक मिलाने के बाद कितना हो जाएगा, -22 डिग्री सेल्सियस। अब ये कहाँ काम आता है वो ध्यान रखिए। ठेले पे आपने देखा होगा, कुल्फी वाले जब कुल्फी बेचते हैं तो उनके पास ठेले के ऊपर कोई फ्रिज नहीं है, वो एक बॉक्स रखते हैं और उस बॉक्स में जो है कुल्फियां रख रखी हैं। साइड में जो उनके पास है वो नमक का घोल होता है, नमक और बर्फ का घोल। कई बार आपने कुल्फी खाई होगी तो उसमें ध्यान रखना, नीचे की तरफ आपको नमक का टेस्ट आ जाता है। वो नमक का टेस्ट इस हिम मिश्रण के कारण आता है। इस हिम मिश्रण में क्या मिला रखा है, शोरा, या क्या लिखाएगा, नमक, जिससे तापमान कितना मेंटेन रहता है वहां पे, यानी ठेले पे बिना फ्रिज के भी तापमान कितना मेंटेन रखते हैं, -22, जिसमें आपको वो कुल्फी जमी हुई अवस्था में मिलती है। तो अशुद्धि मिलाने से गलनांक बिंदु क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद अगला देखिए, क्वथनांक बिंदु को प्रभावित करने वाले कारक। जल का क्वथनांक बिंदु कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 पे जो है जल उबल जाता है, किस में बदल जाता है, वाष्प में। अब हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से इस पे इफेक्ट पड़ता है अशुद्धि का और दाब का। तो इसमें ध्यान रखिए, दाब का असर कैसे पड़ता है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे वायु दाब की, कि वायु दाब क्या होता है।
वायु द्वारा लगाया गया दाब, अब वायु आपके चारों ओर है, तो वह उस तरीके से दाब नहीं, इसमें ध्यान रखना है ये तो है पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, और मान लीजिए ये कोई स्थान है, इस स्थान पे इस पूरे वायु के स्तंभ का ये जितना पूरा कॉलम बन रहा है, ये कॉलम पूरा यहाँ जो दाब डालेगा उसे क्या कहा जाएगा, यहाँ का वायु दाब। यानी संपूर्ण वायु स्तंभ का जहां तक वायुमंडल है उसका पूरा जो दाब है उसे क्या कहा जाएगा, वायु दाब। अब यहाँ इसलिए बताया जा रहा है आपको कि मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, यहाँ चले गए आप, अब यहाँ पे ये कॉलम की साइज क्या हो चुकी है, छोटी हो चुकी है, अब इतनी ही वायु का दाब पड़ेगा। यानी क्या पता चला आपको कि ऊंचाई पे जाते हैं हम, पहाड़ी क्षेत्रों पे जाते हैं, ऊंचाई बढ़ेगी तो वायु का दाब जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये यहाँ इस क्वेश्चन में कहाँ काम आएगा, देखिए ऊंचाई के साथ वायु का दाब क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे क्वथनांक बिंदु के बारे में। यदि दाब बढ़ाया जाता है तो क्वथनांक बिंदु क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब क्वथनांक बिंदु क्या था, जल का उबलने वाला तापमान, यानी जो जल 100 पे उबल रहा था मतलब वाष्प में बदल रहा था, अब उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, मान लीजिए वो 120 पे उबलेगा। अब इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है प्रेशर कुकर वाला क्वेश्चन, और दूसरा बनता है कि पहाड़ी क्षेत्र में दाल उबाली जाती है तो देरी से क्यों उबलती है। तो पहले इस प्रेशर कुकर वाला देखिए। नॉर्मल पतीले में यदि आप दाल या आलू उबाल रहे हैं तो इसमें जो तापमान है वो कितना जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 के बाद इस पानी की क्या बन जाएगी, भाप बन जाएगी। तो यहाँ आलू को लास्ट तापमान कितना मिल पा रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसी खाने को या आलू को आपने यदि कुकर में रख दिया तो कुकर में आपने देखा होगा दाब बढ़ता है, और दाब बढ़ेगा तो इसका क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा। जो जल 100 पे उड़ रहा था अब वो कितने पे उड़ेगा, उदाहरण ले रहे हैं सिर्फ, कितने पे उड़ेगा, 120 पे उसकी भाप बनेगी। यानी इस कुकर के अंदर उसको तापमान कितना मिलेगा, 120। तो 120 पे खाना जो है जल्दी उबलेगा, बजाय किसके, 100 डिग्री सेल्सियस के। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है। आपको आंसर देना होता है कि वायु का दाब बढ़ने से क्वथनांक बिंदु क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, ऐसे पूछा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्र में आप खुले पतीले में दाल पका रहे हो तो वहां पे देरी से क्यों पकती है। तो पहाड़ी क्षेत्र में यानी ऊपर चले गए तो बताया वायु का दाब क्या हो गया, कम हो गया। वायु का दाब यदि कम हुआ तो क्वथनांक बिंदु कम हो जाएगा। क्वथनांक बिंदु कम के लिए उदाहरण लीजिए, जो जल 100 पे उड़ रहा था वो यहाँ पे खुले पतीले में 80 डिग्री सेल्सियस आके ही क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो खाने को लास्ट तापमान ही कितना मिलेगा, 80 डिग्री सेल्सियस, तो वो देरी से पकता है। एक इसमें और क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से कि आया हुआ है क्वेश्चन कि दिल्ली के अंदर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, या जयपुर में 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो माउंट आबू पे जो है कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। अब यहाँ जगह का नाम बता के आपको बता दिया, माउंट आबू क्या है, हिल स्टेशन है, यानी पहाड़ी जगह है। तो पहाड़ी जगह यानी ऊंचाई पे गए, ऊंचाई पे जाने पे वायु का दाब क्या हुआ, कम हुआ, क्वथनांक बिंदु कम हो गया। जो जल समतल स्थान पे मैदानी क्षेत्र पे 100 पे उड़ रहा है वो यहाँ पे 100 से कम पे ही उड़ जाएगा। तो ऑप्शन में लिखा आएगा कि 100 से कम पे, यह क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो आपको बताया कि क्वथनांक बिंदु पे दाब का क्या असर पड़ता है। अगला है अशुद्धि की बात कर रहे हैं। अशुद्धि यानी वही नमक मिलाना। इसमें ध्यान रखिए, ये फिर आप दैनिक जीवन में देखते हैं, हम खाना पकाते समय या उबालने वाला जो खाना है उसमें अधिकतर क्या मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं। जैसे चावल या दाल आपको पकानी है तो दाल में आप नमक डाल देते हैं, क्योंकि अशुद्धि बढ़ाने से, फिर ध्यान रखना है, क्वथनांक बिंदु जो है वो बढ़ जाता है। यानी जो जल 100 पे उड़ रहा था वो कितने पे, 120 130 पे उड़ेगा, तो दाल जो है वो जल्दी पकती है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि नमक मिलाया हुआ जो खाना है वो जल्दी क्यों पकता है या जल्दी क्यों उबलता है। तो आंसर देना है, अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक बिंदु क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद अगला देखिए, इसके अंदर ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार यानी थर्मल एक्सपेंशन। यह भी बताया था कि कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ को यदि आप ऊष्मा देंगे तो वो पदार्थ फैलता है। फैलने का मतलब क्या कर रहा है, प्रसार कर रहा है, और प्रसार का मतलब है उस पदार्थ का आयतन बढ़ रहा है, जगह ज्यादा घेर रहा है। और सिंपल सा उदाहरण इसका याद रखना है, दूध का। दूध को गर्म करते हैं तो वो क्या कर रहा है, फैल रहा है। अब उसके बाद आगे ध्यान रखेंगे,
जल का असामान्य ऊष्मीय प्रसार, सभी पदार्थ गर्म करने पे फैलते हैं, जगह ज्यादा घेरते हैं। आयतन यदि ज्यादा है तो इसका विपरीत, इसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहां देखें, जल का असामान्य ऊष्मीय प्रसार, जल के साथ क्या है, जल के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, जल 0 डिग्री सेल्सियस पे है, फिर इसको आप गर्म करते जा रहे हो, कहां तक ले गए, 4 डिग्री सेल्सियस तक। यहां तो आपने देखा पदार्थ को गर्म किया तो इसके कण दूर दूर हो जाएंगे और इसमें ऊष्मीय प्रसार हो रहा है, ऊष्मा के कारण पदार्थ क्या हो रहा है, फैल रहा है। और भी देख लीजिए, जैसे रबड़ है उसको गर्म करोगे तो वो पूरा ढीला हो जाता है। अब यहां ध्यान रखना है, जल में जब इसको गर्म किया जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से, तो 0 में तो कण दूर दूर हैं, लेकिन 4 में इसमें बहुत पास पास आ जाते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तब तक जल सिकुड़ता है, उसके कण क्या आते हैं, पास पास। पास पास आए, इसका मतलब इसका आयतन क्या हो चुका है, कम हो गया, और घनत्व यहाँ पे सबसे ज्यादा है। घनत्व यानी यहाँ पानी बहुत भारी है क्योंकि इसके कण बिल्कुल पास पास हैं। इसके बाद यदि आगे गर्म करोगे फिर वही स्थिति रहेगी जो और पदार्थों की रहती है, यानी फिर फैलेगा ये। तो 0 से 4 तक तो इसने अपना थोड़ा असामान्य व्यवहार किया। सभी वस्तुएं क्या सामान्य व्यवहार करती हैं, गर्म करने पे फैलती हैं। यहां गर्म किया गया तो ये कैसा हुआ, सिकुड़ा, और उसके बाद में ये फैला है। तो 4 डिग्री सेल्सियस वाला जो पानी है वो बाकी सभी डिग्री सेल्सियस वाले पानी से एक तो भारी मिलेगा, घनत्व ज्यादा होगा, और आयतन उसका क्या होगा, कम होगा, जगह कम घेरेगा। अब इसमें ध्यान रखिए, इस असामान्य ऊष्मीय प्रसार पर आधारित क्वेश्चंस बनते हैं कुछ। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि सर्दियों में तालाब जो हैं, तालाब में ऊपर बर्फ जम जाती है, फिर भी उसके अंदर मछलियां जो हैं जीवित रहती हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान रखिए, बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ जो है, इसका आयतन ज्यादा मिलेगा, जबकि ये ठोस अवस्था में है। लेकिन क्या बताया आपको, ये असामान्य है। 4 से आप 0 पे आओगे, ठंडा करोगे, तो ठंडा करने पे कायदे से तो ये संकुचन होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये कण क्या हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं। बर्फ में ये दूर दूर हो रहे हैं, आयतन तो बढ़ा और घनत्व कम हो गया, यानी हल्की है बर्फ। तभी आप देखते होगे कि बर्फ जो है वो पानी के ऊपर तैरती है। तो एक क्वेश्चन तो ये भी पूछा जाता है कि बर्फ पानी पे क्यों तैर रही है, आंसर लिखाएगा घनत्व कम होता है, या लिखा आ सकता है जल का असामान्य ऊष्मीय प्रसार, यानी ठंडा करने पे उसके कण दूर दूर हो रहे हैं और वो हल्की हो रही है। अब यहाँ ध्यान रखना है, तालाब में बर्फ जो जमी हुई है तो 0 डिग्री सेल्सियस वाली पट्टी तो ऊपर है, लेकिन जो सबसे भारी पानी है जिसका तापमान कितना मिलेगा आपको, 4 डिग्री सेल्सियस, वो नीचे मिलेगा, और इस 4 डिग्री सेल्सियस में मछलियां आराम से जीवित रह सकती हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि बर्फ जमने के बाद भी तालाब में मछलियां जीवित क्यों हैं। तो ये लिखा आएगा जल का असामान्य ऊष्मीय प्रसार, या लिखा आएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। एक एसएससी में ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जल जो है उसमें तापमान की 3 लेयर है, ए का नाम रखा ए, बी और सी। अब इसमें क्या रखा है, बी जो है उसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है, ए का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, और सी का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है। अब इनको आप क्रम में जमाइए ऊपर से नीचे कि कौन सी लेयर पहले ऊपर की तरफ आएगी, कौन सी लास्ट में, कौन सी बीच में। अब यहाँ से आपको पता चल सकता है कि सबसे हल्की तो कौन सी है, 0 वाली, तो सबसे ऊपर तो ए आएगी। सबसे नीचे 4 डिग्री सेल्सियस वाली, क्योंकि पानी सबसे 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी सबसे भारी होता है, नीचे बैठेगा, और बीच में कौन सी आएगी, सी। तो ये इनका क्रम ऊपर से नीचे आ जाएगा, ए, सी और बी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, अभी बताया आपको कि बर्फ जम रही है तो बर्फ फैल रही है, जगह ज्यादा घेर रही है। तो इसमें फिर क्वेश्चन बनता है कि सर्दी की रात में यदि पाइप में पानी भरा हुआ रह जाता है तो पाइप सुबह हमें फटा हुआ मिलता है, उसका कारण क्या है, पानी भरा हुआ है तो पानी का तापमान तो इधर मिलेगा आपको 4-5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जब रात में उसमें बर्फ जम गई तो वही पानी फैल गया, जगह ज्यादा घेरी तो पाइप क्या हो गया, फट गया। तो पाइप फटने के जो उदाहरण है उसमें आंसर देना होगा जल का असामान्य ऊष्मीय प्रसार। इसी के अलावा एक और क्वेश्चन बनता है आपका, आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स जो होती हैं वो बोतल ऊपर से थोड़ी सी खाली होती हैं। उसका कारण है कि कई बार हम भूलवश उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को जल्दी ठंडा करने के लिए किस में रख सकते हैं, फ्रीजर में। यदि फ्रीजर में आपने बोतल को रखा तो वो जो उसके अंदर पानी है वो जमेगा और बर्फ जमने पे फैलेगी, जगह ज़्यादा चाहिए, और इसीलिए उस बोतल में जगह रख रखी है पहले से। यदि जगह नहीं होगी तो बोतल फट सकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके असामान्य ऊष्मीय प्रसार से संबंधित हैं। अब ये जो टॉपिक है आपका तापमान के पैमाने और
इनको किस तरीके से एक दूसरे की यूनिट में बदला जाता है, उससे संबंधित क्वेश्चन, परम शून्य क्या होता है और ऊष्मा का संचरण, ये सब हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में जो बातें देखी हैं उसको एक बार हल्का सा रिपीट कर लीजिए आप। सबसे पहली चीज आपने क्या देखी है, तापमान और ऊष्मा में जो बेसिक अंतर है, इनके जो मात्रक हैं, इसका मात्रक अलग है और ऊष्मा का मात्रक अलग है। उसके बाद आपने देखा इसमें ये जो कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं आपको एनसीईआरटी बुक में कि कैलोरी जो है, कैलोरी और जूल, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। कैलोरी और जूल दोनों ही किसके मात्रक हैं, ऊष्मा के। और ये कुछ आपको एक कैलोरी, एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इनके आपको जो परिभाषा दे रखी है वो बता दी गई है। उसके बाद ऊष्मा का क्या क्या प्रभाव पड़ता है पदार्थ के ऊपर, रासायनिक, भौतिक, ये सभी बता दिए गए हैं। फिर हमने अवस्था में परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा देख लिया है। आगे हमने क्या पढ़ा, इसमें गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का और अशुद्धि का। फिर हमने पढ़ा कि क्वथनांक जो है उस बिंदु पे दाब का और अशुद्धि का क्या असर पड़ता है, प्रेशर कुकर, पहाड़ी क्षेत्र और ये नमक वाला खाना, ये सारे उदाहरण आपको याद रखने हैं। फिर हमने पढ़ा ऊष्मीय प्रसार, सामान्य ऊष्मीय प्रसार, और जल का कौन सा, असामान्य ऊष्मीय प्रसार, और इस पे आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो देख लिए। अब ये सारी बातें हमने ऊष्मा की देखी है। अब आगे जो क्लास लेंगे उसमें तापमान से संबंधित, यानी तापमान के मात्रक कौन कौन से हैं, उनमें आपस में क्या रिलेशन है। एक टॉपिक हम लेंगे ऊष्मा का संचरण, यानी एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा जाती है तो कौन कौन सी विधियां हैं, जिसमें चालन, संवहन, विकिरण, ये विधि और इससे संबंधित जो उदाहरण है वो देखेंगे, ये सेकेंड क्लास में। और उसके आगे जो क्लास आएगी उसमें आपको इस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यूज जो हैं वो व्याख्या सहित हल करवाए जाएंगे। धन्यवाद।